नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया है देख रहा इंडिया का। बिहार में चुनावी रण चरम पर है। आज दिग्गजों की रैलियों का शनिवार रात दूसरे चरण के प्रचार के लिए सियासी दलों ने ताकत झोंक दी है। एनडीए के लिए पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में थे, तो महागठबंधन के लिए प्रियंका गांधी थी, तेजस्वी यादव थे। जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार हुए। देखिए कि किस तरह से चुनावी रैली में दिग्गजों ने आज चुनावी रैलियों को संबोधित किया और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। रैलियों का शनिवार, वार पलटवार। दूसरा चरण सियासी रण। बिहार में पहले चरण में करीब 65% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया था। दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। उससे पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए दिग्गजों ने मोर्चा संभाला। जंगल राज से लेकर घुसपैठियों तक का जिक्र हुआ। पीएम मोदी ने सीतामढ़ी में कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को पहले चरण के मतदान में 65 वोल्ट का झटका लगा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विकास को चुना है। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। सीमांचल में चुनाव है, घुसपैठिए का मुद्दा बिहार में लगातार उठ रहा है। पूर्णिया की रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राहुल चाहते हैं सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने। मुझे बताओ, इस सीमांचल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो। घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने। मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। यहां पर शाह ने यह भी कहा कि 160 सीटों से ज्यादा के साथ सरकार बनेगी। पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़कर एक विकसित राज्य बनने जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार में पूरी ताकत से उतरे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को लूटा है, बिहार के विकास की गति रोक दी है। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए
बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। एनडीए के वादों और आरोपों का जवाब दिया कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने। भागलपुर की रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि 20 साल से इनकी सरकार है, कुछ नहीं किया। इनको लगता है कि झूठे वादे और 10,000 रुपए देकर ही आपका वोट खरीद लेंगे। कि आपको झूठे वादे देकर आपको 10,000 रुपए पकड़ाकर वोट ले लेंगे आपका। मोदी जी सोचते हैं कि 20 सालों से इनकी सरकार चली है, बिहार में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अरे सुरक्षा भी नहीं दे पाए, महिलाओं पे अपराध 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना महिलाओं और बच्चों पे। ये जो 10,000 रुपए का घूस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ले लो, पैसे ले लो, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो बहनों। एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई के साथ परिवार की लड़ाई भी दिख रही है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि जयचंद ने सब कब्जा कर लिया है। जो भाई का नहीं हो सकता है वो जनता का कैसे हो सकता है। जयचंद सब कब्जा कर लिया, उसी का भुगतभोगी हम भी हैं, उसी परिवार से आए। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए। हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ठग लिया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। इस बार चंपारण, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होना है। 20 जिलों की 122 सीटें हैं। इसके लिए एनडीए और महागठबंधन ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को है। 9 नवंबर की शाम तक इसके लिए चुनाव प्रचार चलेगा। एनडीए के लिए पीएम मोदी ने खुद प्रचार का मोर्चा संभाला है। चुनाव में बात कट्टा बनाम कानून तक पर आ गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इस वक्त बिहार की सियासत क्या है। चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कट्टा को लेकर आरजेडी पर हमला बोला। बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। रैली सीतामढ़ी में और भाषण फिर से कट्टा बनाम कानून पर हुआ। पीएम मोदी आरजेडी के खिलाफ जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के मंच पर छोटे बच्चों से कहलवाया जा रहा है कि हमें रंगदार बनना है। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। मैं बिहार में सीतामढ़ी की इस रैली में पीएम मोदी आरजेडी की जिस रैली का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल उसमें एक बच्चे ने कहा था कि तेजस्वी भैया को सीएम बनने दो, फिर हम कट्टा लेकर घूमेंगे। आपको उस बच्चे का बयान सुनवाते हैं। तेजस्वी भैया के बोलल बोली कहियो ना घड़ी जाय छै हो। ये चौरी के लठिया लेके घुमा छिए त काजी गवार गे बने नहीं सीएम तेजस्वी भैया के त कट्टा लेके घुमबो ना तो कहियो लगता। एक बच्चे के इस तरह से रैली में खुलेआम कट्टे की बात करने को लेकर आरजेडी पर खूब निशाना साधा गया था। आलोचना की गई थी कि बच्चे से इस तरह क्यों बुलवाया गया, बंदूक संस्कृति को बढ़ावा क्यों दिया गया। इसी घटना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी बच्चों के हाथ में कट्टा दुनाली थमाना चाहती है।
साथियों, हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कट्टा लेकर हैंडसम कहने वाले लोग नहीं चाहिए। हमें बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए। मैं बिहार में आपको, यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंडसम, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंडसम कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंडसम वाले नहीं चाहिए हमें। प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज को हथियार बनाकर आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, भोला पासवान शास्त्री जी, ऐसे महान नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय और विकास का विश्वास दिया था। लेकिन जैसे ही जंगल राज आया, वैसे ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया। आरजेडी वालों ने बिहार में विकास का पूरा माहौल ही खत्म कर दिया। आरजेडी के चुनाव प्रचार के गानों में कट्टे का इस्तेमाल पहले ही तीखी आलोचना वाले कटघरे में खड़ा कर चुका है। पीएम मोदी ने आरजेडी के प्रचार वाले इन गानों की भी खूब आलोचना की, उन गानों में जिनमें कट्टा दोनाली को महिमा मंडित किया गया था। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। एनडीए के लिए पहले जंगल राज का मुद्दा जितना कारगर था, आज भी उतना ही है। बस इस बार एनडीए ने कट्टा या कानून वाले बयान को हथियार बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार के मोतिहारी में थे, लेकिन उनकी रैली से पहले उनके चाहने वाले बुलडोजर से पहुंच गए और रैली बुलडोजर भी निकाली। इस रैली के जरिए लोगों ने संदेश दिया कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में इसी तरह के बुलडोजर माफियाओं की छाती रौंदते हुए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार के मोतिहारी में रैली करने पहुंचे, लेकिन उनसे पहले उनके समर्थकों ने बुलडोजर रैली निकाल दी। हम उसी को वोट देंगे, ये कटेंगे चाहे मरेंगे, उसी के देंगे। मोदी के, मोदी के, मोदी के देंगे, मोदी के देंगे, मोदी के देंगे, सीएम योगी की रैली के लिए आए लोगों का जोश एकदम हाई था। बुलडोजर पर चढ़कर लोगों ने एनडीए को अपना समर्थन दिखाया।
बिहार में दूसरे चरण के चुनाव जिन तमाम जिलों में हैं उनमें से एक है मोतिहारी। और मोतिहारी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है और ऐसे में बुलडोजर का क्रेज किस तरीके से यहां नजर आ रहा है। हम इस वक्त खुद एक बुलडोजर पर सवार हैं और आपको पीछे जहां तक नजर आएगी केवल और केवल हर तरफ बुलडोजर ही दिखेंगे। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो उत्साहित हैं। मोतिहारी की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता है। तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और भैया से हम कहेंगे थोड़ा धीरे धीरे ये नीचे भी इसको ले। ये बताइए, अब चुनाव है 11 तारीख को, क्या माहौल है मोतिहारी में? मोतिहारी में पूरा माहौल एनडीए के पक्ष में है और दोनों चंपारण से हम लोग यहाँ का 12 और वहाँ का 9 पूरी 21 सीट हम लोग एनडीए की झोली में देंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव और यहाँ जो अपराधी को टिकट दिए हैं उस अपराधी को हम लोग यहाँ से भगाने का काम करेंगे और पूरा यहाँ भगवा में एनडीए की 12 का 12 सीट हम लोग 11 तारीख को भाई मोतिहारी के जो हमारे तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि इस बार तवा पलट देंगे, सरकार बदल। यादव खुद नौवीं फेल है, वो क्या पलटेगा? वो तो खुद नौवीं फेल है, वो क्या पलटेगा? इसको थोड़ा और बोलिए, नीचे लेंगे, थोड़ा नीचे ले लीजिए। तो और भी तमाम आपको कार्यकर्ता फूट गया, क्या क्या तैयारी? बह गया तेल, अब बिहार में नहीं राज करेगा नौवीं फेल। लोगों का कहना था कि इस बुलडोजर का मतलब अपराधियों को सबक सिखाना है। अपराध के कनेक्शन को तोड़ने के लिए बुलडोजर ही काम में आएगा। ये बुलडोजर क्या लेके आए आप लोग? बुलडोजर आदित्य बाबा का ये बुलडोजर अपराध के लिए तोड़ने के लिए ये है। और भी लोगों से जरा हम बात करते हैं उतर के। ये बताइए बुलडोजर का है इतना सारा, कितना बुलडोजर लेके आए? बुलडोजर इसलिए आए हैं कि हम मोतिहारी से मुक्त करना है अपराधियों को, इसलिए बुलडोजर लेके हम लोग जा रहे हैं और योगी के परचम दिखाएंगे, अपना एकता और हिंदुत्व की एकता दिखाएंगे और बीजेपी के समर्थन। क्या है मोतिहारी का मुद्दा, क्या है? मोतिहारी का मुद्दा विकास है। मोतिहारी में प्रमोद जी 20 साल से जो है विधायक है, उन्होंने विकास की गंगा बहाई है। ऐसे आदमी को हम लोग को नहीं चुनना है जो कि मोतिहारी में 20 साल से एक ही विधायक से उब नहीं गए? नहीं उबे, घर का गार्जियन मजबूत हो तो उससे बेटा उगता नहीं है। हम लोग मोदी के हाथ है और मोदी के साथ रहेंगे। जी सोच से मोदी के अपराध मुक्त। अच्छा देखिए, यहाँ पर पूरी बीजेपी की वेशभूषा में यहाँ पर बाबा जी है। बाबा, बुलडोजर का क्या काम है चुनाव में? ये बुलडोजर जो लाई गई है, यह जो कहा गया है अपराध को मिटाने के लिए बुलडोजर ही काम करेगी। इसलिए हम लोग बुलडोजर के लेकर चल रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं उनको यहाँ से सफाया किया जाए और बुलडोजर से जितने भी गंदगी है उसको साफ की जाती है। इसलिए हम लोग बुलडोजर लेकर चले हैं। भारत माता की। सीएम योगी ने रैली के दौरान अपराधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में हमने अपराधियों के खिलाफ ऐसे ही बुलडोजर खड़े रखे। ये बुलडोजर माफियाओं की छाती रौंदते हुए चलते हैं। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। बहन और भाइयों, ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है पस्त और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त। करता है। इस बुलडोजर रैली में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ के दिमाग में की है केकरा वोट दे? मोदी के मोदी के मोदी के मोदी के देंगे, मोदी के देंगे, मोदी के देंगे, मोदी के मोदी के दें, नीतीश के दें, मोदी के दें। अच्छा सुनो तो बात ना करूँ बात तो हाँ कला देव मोदी के वोट। हाँ, मोदी के उसी को देंगे जिसको मेरा बाल बच्चा राशन खा रहा है, उसी को देंगे। जो मेरा बाल बच्चा सुरक्षित है उसी को देंगे, उसी को देंगे। एक एक करके एक अस्थिर से मोदी का पाए के तब उसी को वोट देंगे। कि कटेंगे चाहे मरेंगे उसी के देंगे, उसी के देंगे, उसी के देंगे। केकरा वोट? मोदी के कल्ला मोदी के दे हम
यहाँ तो नीतीश जी छथिन यहाँ तो बिहार में तो नीतीश जी छथिन कथी नीतीश जी का वोट मोदी सरकार अमर रहे मोदी जी और नीतीश कुमार का वोट दे रहे हैं हम लोग, उनसे जी रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बिहार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। चुनाव के बीच राहुल गांधी के पंचमढ़ी दौरे को लेकर मोहन यादव ने तीखा तंज कसा है। बांका जिले के बेलहरा सीट पर आयोजित रैली में उन्होंने कहा कि जब पूरा बिहार चुनावी माहौल में डूबा है तब राहुल गांधी प्रचार छोड़कर मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे हैं। मोहन यादव ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि घोड़ी तैयार है, बैंड तैयार, बाराती तैयार और दूल्हा भाग जाए, बारात कौन पहुंचाएगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है। राहुल गांधी इतने बड़े नेता पूछो मत, और कैसी समझ है। आज और कल चुनाव में कहेंगे कि चुनाव में अगर कांग्रेस को जीतना है, उनके साथ वालों को जीतना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनको कहां होना चाहिए था? बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो नहीं आ रहा है। वो हमारे मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। और महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर विवादों में है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर सरकारी जमीन को सस्ते दाम पर खरीदने का आरोप लगा है। आरोप है कि 1800 करोड़ की जमीन को सिर्फ 300 करोड़ में खरीदा गया। इस हाई प्रोफाइल मामले ने अब राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ लिया है और महायुति गठबंधन अब सवालों के घेरे में है और बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार इन दिनों मुश्किल में हैं, क्योंकि उन पर सरकारी जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। पार्थ पवार पर आरोप है कि उन्होंने पुणे में 1800 करोड़ की सरकारी महार वतन जमीन को सिर्फ 300 करोड़ में खरीदा। यही नहीं, इस सौदे में करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भी माफ करा दी गई और उसके लिए महज 500 रुपए की ड्यूटी भरी गई। पार्थ पवार की कंपनी पर एक नहीं बल्कि 2 जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। दूसरा मामला खड़क पुलिस स्टेशन इलाके में शासकीय डेयरी की जमीन को अवैध रूप से हड़पने का है, जिसके लिए अलग से एफआईआर दर्ज हुई है। इस हाई प्रोफाइल मामले पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आरोप सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की राजनीतिक ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बेटे पार्थ पवार पर लगे आरोपों पर अजित पवार ने कहा कि परिवार में किसी ने गलत करने की कोशिश की तो मैंने कभी समर्थन नहीं किया है। 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। मेरे परिवार में कोई भी गलत नहीं कर सकता है। मैंने पूरे मामले की जानकारी ले ली है। संबंधित मामले में अभी तक कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। मैंने सीएम फडणवीस से भी फोन पे बात की है। फडणवीस से कहा है कि वो जांच के आदेश दे सकते हैं। परिवार में किसी ने गलत करने की कोशिश की तो मैंने समर्थन नहीं किया। 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री इस मामले पर शरद पवार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और तथ्यों को समाज के सामने रखना चाहिए। प्रशासन, राजनीति और परिवार अलग अलग है। एक परिवार के रूप में हम एक हैं, लेकिन हम वैचारिक रूप से विभाजित हैं। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर कहा कि मामले में बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न ही कुछ छिपाती है। मामले में बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। जिन्हें एफआईआर का मतलब नहीं पता वो आरोप लगा रहे हैं। मामले में कंपनी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। जांच रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मेरे विचार से सहमत हैं। हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को छुपाती है। मामला सामने आने के बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दलितों के लिए आरक्षित 1800 करोड़ की सरकारी जमीन मंत्री के बेटे की कंपनी को सिर्फ 300 करोड़ में बेच दी गई।
ये वोट चोरी से बनी सरकार की जमीन चोरी है। पार्थ पवार केस में समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी अजित पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री का बेटा ऐसा करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। असली दोष मंत्री का है क्योंकि संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। किसी मंत्री का बेटा अगर ऐसा करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। असली दोष मंत्री का है क्योंकि सरकार सबसे महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में सिर्फ खाने पीने और ऐशो आराम के लिए नहीं है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में अजित पवार के बेटे पार्थ परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि जमीन का सौदा रद्द करने के लिए पार्थ पवार की ओर से दिया गया आवेदन खारिज हो गया है। पूरी स्टाम्प ड्यूटी भरे बिना जमीन सौदा रद्द नहीं होगा, यानी पार्थ पवार को स्टाम्प ड्यूटी के 21 करोड़ रुपए भरने होंगे। 3 दिन का मौन रखने के बाद एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार ने आखिरकार पार्थ पवार के केस के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उसी डायरेक्शन में अपने कदम लेना स्टार्ट कर दिया है और इसी के बीच अजित पवार ने आज पुणे में एक अनअनाउंस्ड मीटिंग भी रखी। इस सब का पार्थ पवार के लिए क्या अर्थ होगा, ये हमें समय के साथ ही पता चलेगा। मेरे सहयोगी अमर सबकार के साथ मैं अनुज राय, एनडीटीवी इंडिया के लिए मुंबई से। और लंदन में बैठे मौलाना शमसुल हुदा का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है। उसके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, लेकिन वो भारत में वेतन लेता था। पेंशन के पूरे फायदे लिए उसके रिश्ते पाक कट्टरपंथी संगठन दावते इस्लामी से भी थे। यूपी एटीएस की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, और क्या खुलासे हुए हैं ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। मौलाना शमसुल हुदा खान, ये वो शख्स है जिसकी संदिग्ध गतिविधियां अब यूपी एटीएस समेत कई जांच एजेंसियों के घेरे में आ चुकी हैं। विदेशों से फंडिंग लेकर इस्लामी कट्टरपंथ फैलाने का आरोप उस पर लग रहा है। ब्रिटेन की नागरिकता ले चुका शमसुल हुदा का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। एटीएस के मुताबिक शमसुल दावत इस्लामी के कहने पर कई देश के जलसों में शामिल होता रहा है। बीते 5 अगस्त को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुई दावत इस्लामी की एक ऐसी ही बैठक में तो फ्री कश्मीर के नारे लगाए गए थे। यूपी के आजमगढ़ और संत कबीर से उसका नाता रहा है और विदेशी फंडिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी उसकी जांच शुरू कर दी है। वर्ष 2007-8 से ही ब्रिटेन में सामान्यतः अधिवास कर रहा था। दिनांक 19/12/2013 को इनके द्वारा स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता को प्राप्त किया गया। वर्ष 2007 से 2017 तक बिना इनकी सेवा पुस्तिका की जांच किए इनको प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि प्रदान की गई और दिनांक 1/8/2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करते हुए विधिवत पेंशन भी स्वीकृत कर दी गई, जो कि पूर्णतया अनियमित है। इसके अतिरिक्त शमसुल हुदा खान के मदरसे में नौकरी करते हुए बार बार विदेश जाने, विदेशों से फंड एकत्रित किए जाने, उनको विभिन्न माध्यमों से मदरसों तक भिजवाना और उसमें अपना कमीशन लेने की तथ्य प्रकाश में आया। अब आपको बता दें कि मौलाना शमसुल हुदा कौन है। शमसुल हुदा खान यूपी के संत कबीर नगर के देवरिया लाला गांव का रहने वाला है। 12 जुलाई 1984 को वो आजमगढ़ के मुबारकपुर के मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत अशरफिया में असिस्टेंट टीचर नियुक्त हुआ था। 2007 में ब्रिटेन चला गया और फिर 2013 में वहां की नागरिकता हासिल कर ली। मदरसे में पढ़ाने के बावजूद इस्लामी प्रचार के बहाने वो पाकिस्तान और अन्य देशों की यात्राएं करता रहा। यही नहीं, विदेशी सोर्सेज से उसने पैसे भी हासिल किए और उन्हें देश के अलग अलग मदरसों को भेजा। इन्हीं वित्तीय लेन देन में उसे दलाल के तौर पर कमीशन भी मिला। इन पैसों और उनके इस्तेमाल की अब जांच हो रही है।